अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अपने लिपन कोड के नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है टीसीए साइकिल और या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का दूसरा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम पढ़ते हैं हुआ क्या था। हमारी ग्लाइकोलिसिस सेल के किस पार्ट में हुई थी? साइटोसोल में। अब ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या जनरेट हुआ था? पायरुवेट। अब वो जो पायरुवेट हमारा जो बना है वो क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल कोए में। फिर वो एसिटाइल कोए टीसीए साइकिल में एंटर करेगा और अल्टीमेटली वो कंप्लीटली ऑक्सीडेटिव कैटाबोलाइज हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का आप छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का। वो उसका ओवरव्यू ये है कि टीसीए साइकिल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। टीसीए साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में किस हिस्से में? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। टीसीए साइकिल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, ये छोटा सा ओवरव्यू है टीसीए साइकिल की। क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स? देखें, हमारी जो प्रोटीन थी वो अल्टीमेटली कैटाबोलाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमाइनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स में टूटते हैं और फैट्स किस में टूटते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। अब ये तीनों चीज़ें अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड और ग्लिसरॉल ये कन्वर्ट होती हैं एसिटाइल कोए में। फिर वो एसिटाइल कोए एंटर करता है टीसीए साइकिल और अल्टीमेटली टीसीए साइकिल क्या देता है हमें? एनर्जी। और जो ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो अमाइनो एसिड्स थी, मोनोसेक्राइड्स थी, ग्लिसरॉल थे, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स में। मतलब कि टीसीए साइकिल क्या है? ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, proteins and fats, and a carbon skeleton is being converted to carbon dioxide. अच्छा स्टूडेंट्स, अब टीसीए साइकिल के नतीजे में हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी। यहाँ तो वो एटीपी बनाता है, यहाँ वो बनाता है एनएडीएच या एफएडीएच2। अब ये एनएडीएच और एफएडीएच क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करने के बाद ये क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। स्टूडेंट्स, जो टीसीए साइकिल है ये एक एरोबिक पाथवे है, क्योंकि हमें क्या है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसलिए टीसीए साइकिल को हम एरोबिक पाथवे भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इस चैप्टर का पहला स्टेप, जो कि है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, जो पायरुवेट हमारा साइटोसोल में बना था, मैंने पहले भी बताया, वो क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होएगा? एसिटाइल कोए में। अब इसको एसिटाइल कोए में कौन कन्वर्ट करेगा? हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स है ये क्या करता है? हमारे पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करता है? एसिटाइल कोए में। तो पायरुवेट की क्या होती है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। पायरुवेट की क्या हुई? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। इसने क्या किया? पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया एसिटाइल कोए में। अब ये स्टूडेंट, जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स है, ये टीसीए साइकिल का कंपोनेंट नहीं है। कहता है पीडीएच कम्प्लेक्स इज नॉट एन कंपोनेंट ऑफ पायरुवेट टीसीए साइकिल। अब स्टूडेंट, जो हमारा पीडीएच कम्प्लेक्स है ये फर्दर 3 मल्टीपल एंजाइम से मिलकर बना है। ये इनमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं हमारे पास? पायरुवेट डीकार्बोक्साइलेज, जिसे हम E1 कहते हैं। दूसरा कौन सा हमारे पास एंजाइम है? डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, जिसे हम E2 कहते हैं। तीसरा कौन सा एंजाइम है हमारे पास? डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज, जिसे हम E3 कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे 3 इसके फंक्शनल एंजाइम्स, जो कि हम E1, E2 और E3 से हम मेमोराइज करेंगे। अब 2 इसके रेगुलेटरी एंजाइम्स भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फोस्फेटेज। इन दोनों को हम पढ़ेंगे रेगुलेशन में, इसकी रेगुलेशन में। अब ये 3 स्टेप्स इसके ये फंक्शन करते हैं, ये फंक्शनल एंजाइम्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट को एसिटाइल कोए में। स्टूडेंट्स, ये थे इसके 3 एंजाइम्स। अब इन 3 एंजाइम्स को फर्दर को एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं, वो कौन कौन से? इसके 5 को एंजाइम्स को चाहिए होते हैं। E1 को चाहिए होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, E2 को क्या चाहिए होता है? लिपोइक एसिड और कोए, E3 को क्या चाहिए होता है? FAD और NAD पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, ये थे इसके एंजाइम्स और कोएंजाइम्स। अब हम पढ़ते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स काम कैसे करता है। स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होएगा? ये हमारा है पायरुवेट जो कि एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब इसके ऊपर सबसे पहले क्या एक्ट करेगा? E1 क्या था हमारा? पायरुवेट डीकार्बोक्साइलेज। अब पायरुवेट डीकार्बोक्साइलेज नेम से ही ज़ाहिर है, डीकार्बोक्साइलेज क्या करेगा? इसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। पायरुवेट डीकार्बोक्साइलेज इसके अंदर से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव में। अब हुआ क्या है? पहले स्टेप में क्या हुआ है? हमारा E1 आया जिसने पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली और उसको कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव, और हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव किसके साथ आ जाके अटैच हो गया? थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट क्या था? को एंजाइम था किसका? E1 का। E1 क्या था? पायरुवेट डीकार्बोक्साइलेज। अब थायमिन क्या है? थायमिन इसके साथ जैसे ही हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव के साथ अटैच होएगा, इसको ले जाएगा E2 के पास। E2 क्या था हमारा? डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज के पास क्या जाएगा? हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में हमारा हुआ ये कि हमारा E1 आया जिसने पायरुवेट के
अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, उसको कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव के साथ क्या अटैच हुआ, थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट ने क्या किया, इसको E2 के पास ले गया। E2 क्या, हमारा डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। E2 के पास जैसे ही गया तो E2 का कोएंजाइम कौन कौन से थे, लिपोइक एसिड और कोए। सबसे पहले आएगा इसके ऊपर लिपोइक एसिड एक्ट करेगा। लिपोइक एसिड क्या करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही जाके अटैच होएगा वो क्या करेगा, इसके अंदर से जो हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव था इसके अंदर से हाइड्रोजन ले लेगा और उसको क्या कर देगा, हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ये देखें लिपोइक एसिड यहाँ पे आया, लिपोइक एसिड जाके हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव के साथ जाके अटैच हुआ, इसने क्या किया, इसको किया ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस, और उसके हाइड्रोजन ले लिए। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब ये हो गया लिपोइक एसिड हमारे पास रिड्यूस। अब ये था हमारे पास हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव, इसके साथ लगा हुआ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, एसिटाइल ग्रुप अलहदा होगा और इसके ऊपर आके लगेगा कोए। कोए आएगा बाहर से, दूसरा कोएंजाइम जो होते हैं, मैंने क्या कहा था, E2 के ऊपर E2 को दो कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से, लिपोइक एसिड और कोए। कोए आके एसिटाइल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा और बना देगा हमारे पास एसिटाइल कोए। ये था हमारा एसिटाइल कोए। स्टूडेंट अब क्या हुआ, ये था हमारा E2 का काम। E2 ने क्या किया, E2 ने क्या किया, जो हमारा हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव यहाँ हमारे पास पहुंचा था, सबसे पहले उसने अपना पहला कोएंजाइम एक्ट करवाया, कौन सा, लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड ने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज करवाया और इसको कन्वर्ट कर दिया एसिटाइल ग्रुप में। एसिटाइल ग्रुप के ऊपर क्या एसिटाइल ग्रुप के ऊपर क्या आके लगा, कोए, और उसने क्या बना दिया, एसिटाइल कोए। अब ये जो लिपोइक एसिड था और वो खुद क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म में हो गया। अब ये था E2 का काम। अब उसके बाद आता है E3 का काम। E3 क्या था हमारे पास, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। अब E3 के पास भी दो कोएंजाइम थे, कौन कौन से, FAD और NAD। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, FAD आएगा। FAD क्या आएगा, FAD आएगा ये जो हमारा सल्फर हाइड्रल फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड है, इसके ऊपर से जो दो हाइड्रोजन इसके पास लगे हुए हैं, इनसे ये वो हाइड्रोजन ले लेगा और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और दोबारा इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड में, और खुद क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, FADH2। FAD पहले क्या था, ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, अब क्या है, रिड्यूस फॉर्म में FADH2। अब इसके ऊपर क्या करेगा, E3 का दूसरा कोएंजाइम एक्ट करेगा, जो कि हमारे पास क्या, NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव क्या आएगा, NAD पॉजिटिव इसके ऊपर आके लगेगा, FADH2 से क्या लेगा, हमारे पास हाइड्रोजन ले लेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें एंड पे क्या मिल जाएगी, NADH और एसिटाइल कोए। ये जो दो हमने चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगी, यानी कि एनर्जी भी हमें मिल गई और एसिटाइल कोए भी हमें मिल गया। स्टूडेंट्स मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, हुआ क्या है, E1 ने क्या किया, इसके ऊपर डीकार्बोजाइलेशन किया और हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव बनाया। फिर क्या किया, E2 ने क्या किया, E2 के पहले कोएंजाइम लिपोइक एसिड ने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया है और कोए दूसरे कोएंजाइम ने क्या किया, कोए ने आके अटैच हुआ और उसको बना दिया एसिटाइल कोए में। फिर E3 ने क्या किया, E3 ने इसको फर्दर लिपोइक, E3 के पहले कोएंजाइम FAD ने क्या किया, लिपोइक एसिड को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया। फिर E3 के दूसरे कोएंजाइम NAD ने क्या किया, FAD को ऑक्सीडाइज किया और खुद ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर NADH हमें प्रोवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल कोए। ये लिप्पन कोड में दिया हुआ है, बड़ा प्यारा दिया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने एज इट इज़ यहीं पे भी ड्रॉ किया, तो मैंने कोशिश की आपको सेम लिप्पन कोड वाला समझाने की। अब हम पढ़ेंगे इसके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इस स्टेप की रेगुलेशन। इस स्टेप के दो रेगुलेटरी एंजाइम से, जैसा कि मैं अभी बता के आया हूँ, कौन कौन से, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज और पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज। अब पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज क्या करता है, वो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट करवाता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि एक्टिव से इनएक्टिव कर देता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज। और पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज क्या करता है, इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय रिमूविंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स, अब हमें इसकी पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसको इनएक्टिव फॉर्म में हम क्यों करेंगे, जब बॉडी में सरप्लस एनर्जी प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी में ATP सरप्लस अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर हमारा पायरोवेट अच्छा खासा, पायरोवेट हमारे पास अच्छा खासा एसिटाइल कोए बन चुका। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारा PDH कम्प्लेक्स काम करे, क्योंकि हमें ऑलरेडी एसिटाइल कोए सरप्लस अमाउंट में मिल चुका है, या फिर हमारा NADH बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो तीन फैक्टर्स है ना, ये क्या करेंगे, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज को एक्टिवेट करेंगे। अब पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेज क्या करेगा, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और इसकी फर्दर जो पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था वो नहीं होएगा। अब स्टूडेंट्स, अब हमें पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज कब चाहिए, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज हमें तब चाहिए जब हमने कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करवानी है। फॉर एग्जांपल, जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, वो कब है, जब हमारे पास बॉडी में ATP नहीं है, तो क्या होगा, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज आएगा, वो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज ये खुद एक्टिवेट होता है कैल्शियम से, कैल्शियम इसको आके एक्टिवेट करता है। अब स्टूडेंट्स, अब ये थी रेगुलेशन। अब हम पढ़ेंगे कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस।
अब कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस क्या है कि पायरुवेट डीहाइड्रोजन जो हमारा E1 एंजाइम था, E1 क्या था, पायरुवेट डीकार्बोक्साइलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्साइलेज स्टूडेंट्स ये एक्चुअली 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा सब यूनिट्स ऑफ टेट्रामेरिक E1। E1 क्या था, पायरुवेट डीकार्बोक्साइलेज। इसके अल्फा सब यूनिट्स की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। तो E1 एंजाइम अब क्या होगा, अनअवेलेबल होगा। तो इसका मतलब क्या, हमारा पायरुवेट जो हमारा पायरुवेट एसिटाइल कोआ में कन्वर्ट होना था अब वो नहीं होएगा। अब इससे क्या होएगा, हमारा पायरुवेट एसिटाइल कोआ में कन्वर्ट नहीं होएगा, तो अल्टीमेटली क्या होएगा, बॉडी में पायरुवेट का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अब पायरुवेट का लेवल जैसे ही इंक्रीज करेगा, बॉडी क्या करेगा, इस पायरुवेट को शंट करेगा दूसरे मैकेनिज्म की तरफ। वो कौन सा मैकेनिज्म है, बॉडी क्या करेगी, इस पायरुवेट को कन्वर्ट करना शुरू कर देगी लैक्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। अब बॉडी क्या करेगी, इसको लैक्टेट में कन्वर्ट करेगी। अब लैक्टेट जैसे जैसे बॉडी में इंक्रीज करता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होएगी, बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। अब ये स्टूडेंट्स कौन सी है, कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस। अब इसमें क्या होएगा, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसके इफेक्ट हमारे पर्टिकुलरली ब्रेन में होता है, क्योंकि ब्रेन को TCA साइकिल ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली TCA साइकिल नहीं होएगा, क्योंकि हमारा पायरुवेट जो एसिटाइल कोआ में कन्वर्ट होना था वो नहीं हुआ। अब क्या होगा, न्यूरो डिजनरेशन हो जाएगी और मसल स्पेस्टिसिटी हो जाएगी, कि मसल की टाइटनिंग हो जाएगी। अब स्टूडेंट जो कंजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। एक्स लिंक डोमिनेंट इसलिए क्योंकि ये बोथ मेल्स और फीमेल्स को अफेक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग स्टूडेंट्स पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 2 तरह की होती है, एक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, एक पेंटावेलेंट आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। जो पेंटावेलेंट आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है वो किसको करती है, ग्लाइकोलाइसिस को अफेक्ट करती है। ग्लाइकोलाइसिस में वो क्या करती है, ATP और NADH की प्रोडक्शन नहीं होने देती। जो ट्राइवेलेंट आर्सेनिक पॉइजनिंग है वो क्या है, आर्सेनाइड। ट्राइवेलेंट को हम कहते हैं आर्सेनाइड। वो क्या करती है, वो स्टेबल कम्प्लेक्स बनाती है विद थायोल ग्रुप्स ऑफ लिपोइक एसिड। इट फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स विद थायोल ग्रुप ऑफ लिपोइक एसिड। अब लिपोइक एसिड क्या था, मैंने पहले भी बताया, E2 का कोएंजाइम था। अब अब E2 के साथ उसने उस E2 के कोएंजाइम के साथ उसने क्या किया, स्टेबल कम्प्लेक्स बना दिया, किसने, आर्सेनाइड ने। अब क्या किया उसने, E2 को फंक्शनली अनअवेलेबल कर दिया। अब E2 नहीं होएगा, इसका मतलब है जो हमारा पायरुवेट एसिटाइल कोआ में कन्वर्ट होना था अब वो नहीं होएगा। तो अल्टीमेटली क्या होएगा, बॉडी में पायरुवेट का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब पायरुवेट का लेवल जैसे ही बॉडी में इंक्रीज होना शुरू होएगा तो पायरुवेट अल्टीमेटली अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये पायरुवेट की अक्यूमुलेशन सबसे पहले अफेक्ट करती है ब्रेन में ये क्या काज करती है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। स्टूडेंट्स ये थी ट्राइवेलेंट आर्सेनिक पॉइजनिंग। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, TCA साइकिल को। स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।